अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है और जनवरी की 4 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से फेसबुक बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से मिलने वाली खबरों से। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाम अपने ताज़ा पैगाम में दोनों सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। तर्जुमान TTP मोहम्मद खुरासानी ने ज़राए इब्लाग को जारी किए गए तहरीरी बयान में बताया कि दोनों जमातों के लीडरान बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अमेरिका की खुशनुदी के लिए TTP के खिलाफ कार्रवाइयों की बातें कर रहे हैं। TTP की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा खारजा ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की मुखालफत की और पाकिस्तान के इस बयान की तायीद की कि वो अपने दिफा में कार्रवाई करने का हक रखता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मजीद कहा था कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाया है, लिहाजा अफगान तालिबान को आलमी बरादरी को कराए जाने वाली यकीन दहानियों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि अगर TTP अफगानिस्तान में कदम जमाती है तो इससे पूरी दुनिया का अमन व अमान मुतासर हो सकता है। दूसरी तरफ आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि पार्लियामेंट पर हमले की धमकी देने और उसे सोशल मीडिया पर जारी करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त यह है कि वो हथियार डाल दें और आइन और कानून के ताबे आएं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक वजीर दाखिला का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ है कि सूबाई सतह पर CTD को मौसर बनाया जाएगा। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तरह इस साल यानी 2023 में भी पाकिस्तान को सख्त इक्तसादी चैलेंजेस का सामना रहने का इम्कान है। मारूफ ब्रोकरेज हाउस AKD सिक्योरिटीज कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत के पास मईशत की इस्लाह के लिए कोई ठोस इक्तसादी प्लान नजर नहीं आता जिसका मकसद मईशत में नागुज़ीर इस्लाहात करना हो। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि स्टेट बैंक के ज़खायर में सिर्फ 5.8 अरब अमरीकी डॉलर मौजूद हैं जो महज 1.2 माह के दरामदात के लिए काफ़ी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द IMF के साथ नवा जायज़ा मुकम्मल करके कर्ज प्रोग्राम को बहाल कराए। दूसरी जानिब हुकूमत ने मंगल को तवानाई की दरामदात को कम करने के लिए एक प्लान पेश किया है जिसका मकसद 200 अरब रुपए से जायद की बचत है। और अब काबुल। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान समेत अपने तमाम हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहती है और उन तमाम तरीकों पर यकीन रखती है जो इस मकसद को हासिल करने का बायस बन सकते हैं। मुजाहिद ने मंगल को देर गए एक बयान में कहा कि हम इस मकसद के लिए पुरज़्म हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाने का हल तलाश करे। इसी दौरान पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर ने मंगल को कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पैगाम भेजा है कि मुल्क की सलामती उसकी सुर्ख लकीर है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा अमूर को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद अपने हमसाया मुल्कों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना है। इस्लामाबाद में तालिबान हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल सफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि वो उन अफगान तारकीन वतन के सफरी इखराजात अदा करेगा जिन्हें अफगानिस्तान वापस भेजने के लिए कराची में पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया है। कराची में पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक 129 खवातीन और 178 बच्चे उन सैकड़ों अफगान तारकीन वतन में शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने पाकिस्तान में क़याम की कानूनी दस्तावेजात न होने की वजह से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि अफगान ताजरों को इंडोनेशिया और मलेशिया से दरामदी सामान के तकरीबन 500 कंटेनर्स कराची के रास्ते चाबहार की बंदरगाह पर भेजने पर मजबूर किया गया जब पाकिस्तानी कस्टम्स ने गुज़िश्ता हफ्ते कराची बंदरगाह पर ट्रांजिट चार्जेस को दुगना कर दिया।
چیمبر کے عہدیداروں نے بدھ کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ افغان ٹرانزٹ معاملے پر نئے چارجز اور انشورنس کی شرح میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور اگر یہ مسئلہ جلد حل نہ کیا گیا تو افغانستان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور تاجر ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے اپنا سامان بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اب بھارت، جہاں ایک طرف حکمران جماعت بی جے پی سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی اور ان کی بھارت جوڑو یاترا کی مسلسل مخالفت کر رہی ہے، وہیں آر ایس ایس اور ایودھیا، دہلی اور دوسرے شہروں کے سادھو سنتوں نے یاترا کی حمایت کی ہے۔ رام جنم بھومی مندر ایودھیا کے ہیڈ پجاری نے راہل گاندھی کے نام ایک خط میں انہیں یاترا کے لیے آشیرواد دیا اور کہا کہ آپ جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں۔ بین المذاہب اتحاد و یکجہتی کے لیے سرگرم ادارے بھارتیہ سرودھرم سنسد نے ہندو مذہبی رہنما گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بھی راہل گاندھی کی یاترا کی حمایت کی اور ان کو آشیرواد دیا۔ البتہ ایک شدت پسند ہندو تنظیم وشو ہندو پرشد نے رام مندر کے پجاری کے خط پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ ایس کے دلت اور فاروق عبداللہ نے بھی یاترا میں حصہ لیا۔ یاترا 30 جنوری کو سری نگر کے لال چوک پر ختم ہوگی۔ میانمار کے فوجی رہنما سینئر جنرل من آنگ ہیلنگ نے بدھ کے روز یوم آزادی کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال کے آخر میں ہونے والے قومی انتخابات کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ملک پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی عمل میں حصہ لے۔ قومی انتخاب کے منصوبے کو ووٹ کے ذریعے فوج کے 2020 کے اقتدار پر قبضے کو جائز قرار دینے اور ایسا نتیجہ فراہم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ جرنیلوں کا کنٹرول برقرار رہے۔ بدھ کو بڑے پیمانے پر پریڈ کا انعقاد برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی سے میانمار کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر کیا گیا تھا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول شہر میں ایک فوجی بیرک پر یوکرین کا حملہ کہیں قریب گولہ بارود ذخیرہ کرنے کی وجہ سے شدید ثابت ہوا ہو۔ برطانوی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے بھی روس کی گولہ بارود کو غیر محفوظ طور پر ذخیرہ کرنے کی تاریخ ہے، لیکن یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ غیر پیشہ وارانہ طرز عمل روس کی ہلاکتوں کی بلند شرح میں معاون ثابت ہوا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بدھ کو الصبح کہا کہ اس کے فوجیوں کا بڑے پیمانے پر موبائل فون کا استعمال 1 جنوری کو ہونے والے حملے کا باعث بنا، کیونکہ اس سے دشمن کو میزائل حملے کے لیے فوجیوں کے مقام کا پتہ لگانے میں مدد ملی۔ یوکرین نے پیر کو ماکیوکا میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی لیفٹیننٹ جنرل سرگئی شیروکوف نے بدھ کی صبح وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 89 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمارت کے ملبے تلے مزید لاشیں ملی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو رات گئے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا ہے کہ ان کے ملک کو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پچھلے 2 دنوں سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں روس کے ایک نئے حملے کا منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ یوکرین میں ڈرون کی حالیہ ترقی نے ٹیکنالوجی کے رجحان کو تیز کر دیا ہے، جو جلد ہی دنیا کے پہلے مکمل خودکار روبوٹس کو میدان جنگ میں لا سکتا ہے اور یوں جنگ کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس یا یوکرین دونوں کی جانب سے انسانی مدد کے بغیر اہداف کو تلاش کرنے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے پروگرام کیے گئے ڈرونز کے استعمال کا انحصار اب محض وقت پر ہے۔ یہ فوجی ٹیکنالوجی میں مشین گن کے تعارف جیسے بڑے انقلاب کی نشاندہی کرے گا۔ یوکرین کے پاس پہلے سے ہی مصنوعی ذہانت کے حامل نیم خودکار ڈرون موجود ہیں۔ روس بھی مصنوعی ذہانت والے ہتھیار رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایسی کوئی تصدیق شدہ مثالیں نہیں ہیں کہ کسی قوم نے ایسے خودکار جنگی ڈرون استعمال کیے ہوں جو بغیر کسی انسانی مدد کے خود سے ہلاکت کرنے کا باعث بن سکتے ہوں۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن 13 جنوری کو جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنما ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے غیر قانونی ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں، یوکرین کے خلاف روس کی وحشیانہ جنگ اور آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے سمیت متعدد علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ واشنگٹن اور اس کے اہم ایشیائی حلیف کے درمیان ملاقات
उस वक्त सामने आई है जब चीन की बढ़ती ताकत शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात और बड़े जौहरी हथियारों के लिए मुतालबात खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों के लिए तशवीश का बायस हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडन जापान की हाल ही में जारी करदा कौमी सलामती की हिकमत अमली के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इआदा करेंगे। जापानी वजीर आजम फोमियो किशीदा ने जापान की नई दिफाई पॉलिसी के तहत अमेरिका के साथ अपने मुल्क के इत्तेहाद को मजीद गहरा करने का अहद किया, जो बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में महज अपने दिफा के मौक़िफ़ से अलग है। कशीदा ने वस्ती जापान में इसे श्राइन का दौरा करने के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो जापान अमेरिका इत्तेहाद की मजबूती को उजागर करने और जापान की नई सिक्योरिटी और दिफाई हिकमत अमलियों के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन को उजागर करने के लिए सदर जो बाइडन के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के अरकान आज बुध को ईवान के अगले स्पीकर के इंतखाब के लिए दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। रिपब्लिकन केविन मैकार्थी को गुज़िश्ता रोज़ इस मनसब के हुसूल के लिए गैर मामूली मुखालफत का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी पार्टी के सबसे ज़्यादा क़दामत पसंद अरकान ने नाकाम बनाया। उन्हें अपनी ही पार्टी के सबसे ज़्यादा क़दामत पसंद नाकाम अरकान की तरफ से मुखालफत के सामने के बाद मंगल के रोज़ मुनक़दा इजलास में पहली मरतबा इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा जहां स्पीकर का इंतखाब ना हो सका। रिपब्लिकन पार्टी को ईवान में 212 के मुकाबले में 222 की अक्सरियत हासिल है और मैकार्थी को स्पीकर का मनसब संभालने के लिए कम से कम 218 वोट हासिल करने की जरूरत होगी। और अब कनाडा ने गुज़िश्ता साल 4,37,000 से जायद गैर मुल्कियों को मुस्तकिल रिहाइश देकर इमिग्रेशन का रिकॉर्ड कायम किया है। हुकूमत ने मंगल के रोज़ बताया कि 2022 में 4,31,645 नए मुस्तकिल रिहायशियों को खुशामदीद कहने का हदफ मुकर्रर किया गया था और इमिग्रेशन की वजारत के मुताबिक कनाडा ने इस हदफ को हासिल कर लिया। नए तारकीन वतन को मुल्क में बसाने का मकसद लेबर मार्केट में अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करना है। बयान में कहा गया है कि कनाडा की लेबर फोर्स की नमो में इमिग्रेशन का हिस्सा तकरीबन 100% है और 2036 तक तारकीन वतन कनाडा की 30% आबादी की नुमाइंदगी करेंगे, जो कि 2011 में 20.7% थी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत ने 2015 में इक़्तिदार में आने के बाद से कनाडा की मईशत को फ़रोग़ देने और उम्र रसीदा आबादी की मदद के लिए इमिग्रेशन पर इन्हिसार किया है। सोमालिया में पुलिस का कहना है कि बुध की सुबह 2 खुदकुश कार बम हमलावरों ने कम से कम 10 अफराद को हलाक कर दिया जब उन्होंने हिरैन इलाके के महास जिला में एक फौजी तनसीब को निशाना बनाया। नमाज फजर के बाद होने वाले इस हमले के बारे में रिहायशी उस्मान अब्दुल हई ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि ये बुलंद आवाज का धमाका था और पूरे शहर में सुना गया। उन्होंने हमले में जख्मी होने वाले कई लोगों को बचाया, जिनमें फौजी और सहाफ़ी भी शामिल हैं। पुलिस एहलकार महाद अब्दुल्ले ने एपी को बताया कि शहरियों से भरे महल्ले में गाड़ियां धमाके से फट गईं और 10 अफराद हलाक हो गए। अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। चीन में सरकारी मीडिया ने कोविड इन्फेक्शन में इजाफे की शिद्दत को ज्यादा अहमियत नहीं दी है, जबकि इसके साइंसदानों ने आलमी इदारा सेहत को ब्रीफ किया जो वायरस के इर्तिका के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर रहा है। आलमी इदारे ने मंगल के रोज तकनीकी मशावरती ग्रुप के इजलास में साइंसदानों को वायरस से मुतल्लिक तफसीली डेटा पेश करने के लिए मदऊ किया था और चीन से कहा कि वो अस्पताल में दाखिले, अमवात और वैक्सीनेशन से मुतल्लिक मालूमात शेयर करे। WHO के तर्जुमान ने इजलास के बाद कहा कि इदारा इस बारे में तफसील बाद में पेश करेगा। तर्जुमान ने पहले ही कहा था कि इदारे को चीन और आलमी सतह पर गर्दिश करने वाले कोविड वायरस की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में तफसीली बहस की तवक्को है। चीन की वजारत खारजा ने कुछ मुल्कों की तरफ से अपने शहरियों पर आयद सफरी पाबंदियों को गैर माकूल करार देते हुए कहा है कि उनके पास साइंसी बुनियाद का फुकदान है। WHO ने चीनी सेहत के हुक्काम पर जोर दिया है कि वो वबा के बारे में मखसूस और असल मालूमात को बाकायदगी से शेयर करें। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल ने के एक एहलकार ने मंगल के रोज होने वाली इस मीटिंग पर कोई तबसरा नहीं किया है। इसके साथ ही आज का बुलेटिन खत्म होता है। मोहम्मद आतिफ को वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।